हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वेक्टर की ट्रायंगल लॉ को कवर करेंगे। राइट है, ट्रायंगल लॉ पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं बच्चे जे मेंस नीट में, उस चीज को भी हम लोग कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसे हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे, ठीक है। डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, राइट है बच्चे। जिस बच्चे को डेरिवेशन चाहिए वो कमेंट कर सकते हैं नीचे में, आपको डेरिवेशन मिल जाएंगे। बट यहाँ पे बेसिकली हम लोग फोकस कर रहे हैं कि नीट और जे मेंस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे ट्रायंगल लॉ के ऊपर। सो प्रिसाइजली हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। सी ट्रायंगल लॉ क्या होता है बच्चे, हमें पता है ट्रायंगल लॉ हम वेक्टर की एडिशन के लिए यूज करते हैं, केवल दो वेक्टर का। ध्यान रखेंगे बच्चे, ओनली फॉर टू वेक्टर। तो ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि जो दो वेक्टर, सपोज वी हैव टू वेक्टर, वेक्टर A एंड अदर इज वेक्टर B। सपोज वी हैव टू वेक्टर जिसे हमें ऐड करनी है, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि आप इस दो वेक्टर को ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट कर दीजिए। देन द जो बाइंडिंग साइड होगी बच्चे, जो थर्ड साइड होगी, वो इन दोनों का रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे देखिए, ये मान लीजिए ट्रायंगल है, ये आपका एक ट्रायंगल है, राइट है बच्चे। ट्रायंगल ऐसा ही होता है। तो दो वेक्टर को ऐड करेंगे, आप किसी भी दो साइड से इस वेक्टर को ले लेंगे, किसी भी दो साइड से। दिस इज वेक्टर A, ओके, दिस इज वेक्टर B, हमने ले लिया। और ध्यान रखेंगे जब आप लेंगे दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, सेंस ऑफ डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि वेक्टर को ऐसे लेंगे तो वेक्टर B को पैसे लेंगे, ठीक है। ये वेक्टर लॉ की बच्चे डेफिनेशन है। सो ये है वेक्टर A और हमारा ये है वेक्टर B। इज इट? तो अब ये बच गया थर्ड, ये क्या हो गया बच्चे, ये तीनों को कंप्लीट करेगा। Then this side will represent the resultant of these two vector in the opposite sense. What is the meaning of opposite sense यार बच्चे? देखो, ये same sense था। opposite sense का मतलब ये वाली डायरेक्शन बच्चे, ये डायरेक्शन हो गई इसकी। This is called triangle law. This is called R. आप इसको R लिख सकते हो, इसको कोई वेक्टर का भी नाम दे सकते हो, but that is always equal to the sum of these two vector. That is R is equal to R for resultant here. R is equal to vector A plus vector B. Is it? This is your triangle law. What says बच्चे triangle law? जो बच्चे को नोट्स लिखनी है, मैं पहले बता रहा हूँ बच्चे, आप वीडियो को पॉज कर लो, जो कह रहा हूँ उसको लिख लेंगे, ठीक है। Triangle law states that for the addition of two vector we need a triangle. Then just take the two sides of a triangle in the same sense. Then the resultant will be completely determined by the third side of the triangle taken in the opposite sense. Understood? So this is your resultant. R is equal to A plus B in the vector form. This is in the vector form. Is it okay बच्चे? ये vector form में है। अगर अब मुझे इसको स्केलर में कन्वर्ट करनी है, जिसको कहते हैं एनालिटिकल मेथड, ध्यान रखिए बच्चे, एनालिटिकल मेथड कहते हैं इसको। ये तो वेक्टर फॉर्म में याद रखनी है। अगर हमें इसको स्केलर फॉर्म में याद रखनी है, मैग्नीट्यूड वाली फॉर्म में, तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे। देखेंगे बच्चे, R की मॉड इज इक्वल टू A प्लस B की मॉड, ये है इसकी। अब ये स्केलर हो गया, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, R इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। निश्चित बच्चे ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये जो थीटा दिख रही है ना आपको, यहाँ पे जो थीटा दिख रही है बच्चे, बट ऑब्वियस सी बात है, देखो यहाँ पे A प्लस B लिखा हुआ है, तो थीटा क्या है, A प्लस B के बीच का ही होगा बच्चे। तो A और B के बीच के एंगल को थीटा कहेंगे। इसमें जो दिख रहा है आपको बच्चे, इसमें जो थीटा आप लिखोगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन A एंड B। अब फिर से वही बड़ी बात है बच्चे, ये जनरल मैथमेटिक्स नहीं है कि आप ये वाला एंगल ले लेंगे, वेक्टर का एंगल भी अपने ढंग से लेते हैं। ध्यान रखेंगे बच्चे, यहाँ लिख लेना, थीटा जो होगा वो होगा एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। बट ऐसा नहीं है कि आप कोई सा भी एंगल ले लेंगे वेक्टर का। तो वेक्टर का एंगल लेना भी समझो बच्चे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। वेक्टर का जब भी आप एंगल लोगे तो या तो दोनों के टेल से लेना या तो दोनों के हेड से लेना। कहने का मतलब समझो, यहाँ पे मान लो वेक्टर है, लेट दिस बी वेक्टर A और ये एक वेक्टर B है। देखो दोनों का हेड कंबाइन कर रहा है बच्चे, तो अगर ये वाली थीटा है ना, देन इट्स ओके, दिस इज द एंगल थीटा, करेक्ट। या दोनों को टेल से लो, टेल का मतलब हो गया बच्चे, ये वेक्टर है और ये वेक्टर B, तो ये दोनों का टेल मतलब ये वाला पॉइंट, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। बट इस केस में देखो, ध्यान रखना, इस केस में एक का हेड है, दूसरे का टेल है। अगर ये एंगल दिया भी है तो आप उसको एंगल नहीं लोगे बच्चे, ये आपका ये वाली एंगल नहीं कहलाएगी बच्चे। तो आपको क्या करना होगा, किसी एक को आपको बढ़ाना होगा। तो इन दिस केस क्या करो बच्चे, आप इस केस में आप ए को थोड़ा एक्सटेंड कर दो ऐसे आगे,
तो अब ये वाली जो एंगल होगी ना उसको आप यहाँ यूज करोगे। इज इट क्लियर बच्चे? अरे बात समझ में क्या कह रहा हूँ, जो थीटा है वो जनरल नहीं है, दोनों के बीच का एंगल होगा, बट वो वाली एंगल जो दोनों के टेल को कंबाइन करती है, राइट। आप गलती से जैसे एग्जांपल पे समझो कि अगर मान लो यहाँ दिया होता है 60 डिग्री, ठीक है मान लो, तो ये जो थीटा है यहाँ पे तुम कितना यूज करते हो बच्चे? 60 डिग्री यूज करते हैं या 120 डिग्री यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? सो आपकी आंसर क्या होगी बच्चे? आपकी आंसर होगी कि हम 120 डिग्री यूज करेंगे। इज इट क्लियर? ध्यान रखना एंगल लेते समय भी वेक्टर को याद रखना। ये हमारा ट्रायंगल को बताता है कि वेक्टर को, दो वेक्टर को हम ट्रायंगल में कैसे ऐड कर सकते हैं। दिस इज द फार्मूला जो आप यूज करेंगे इसको, ठीक है। आगे आओ क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे इस पे। ओके बच्चे, तो अब हम लोग ट्रायंगल लॉ के ऊपर में हमने देख लिया ट्रायंगल लॉ क्या होता है। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखो बच्चे, आपको पता है ना रिजल्टेंट की फॉर्मूला कितनी आई आपकी? आ गई है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सुनो बच्चे एक बात ध्यान रखो, पूरे फिजिक्स में आप जानते हो, जो बच्चे 11th के उसके लिए नए कंसेप्ट होगी, बट जो बच्चे ऑलरेडी 12th पास कर गए हैं, जो नीट की प्रिपेयर कर रहे हैं, जेईई की प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हें पता है ना कि जिस फार्मूला में थीटा आ गया, मतलब जब थीटा वैरी करेगा तो ये वैरी करेगा, थीटा वैरी नहीं करेगा तो ये वैरी नहीं करेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा बच्चे कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा या दो वेक्टर का मिनिमम कब होगा? तो आप सिंपल बोलिए कि रिजल्टेंट आर मैक्स कब होगा बच्चे? बताओ रिजल्टेंट मैक्स कब होगा? जब कॉस मैक्स होगा बच्चे। और कॉस मैक्स कितने पे होता है? तो आपको पता है कि कॉस मैक्स होता है 1 पे, मतलब थीटा 0 डिग्री है, ध्यान रखेंगे बच्चे। तो जहां पे पूछे रिजल्टेंट मैक्सिमम कहां पे होगा तो आप बोलोगे आर विल बी मैक्सिमम एट कब? व्हेन कॉस वुड बी मैक्सिमम। इज इट बच्चे क्लियर है ना? वुड बी मैक्सिमम। आर मैक्सिमम तब होगा जब कॉस मैक्सिमम होगा। और कॉस मैक्सिमम कितना पे होता है बच्चे? आपको पता है ना, कॉस मैक्सिमम होता है 1 पे। 1 का मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। लिसन केयरफुली बच्चे, इस टर्म को याद रखना। अगर थीटा 0 का क्या मतलब हो गया बच्चे? अभी आपको बताया वेक्टर के बीच के एंगल को थीटा कहते हैं। 0 का मतलब हो गया कि दो वेक्टर आपस में पैरेलल होगा बच्चे, ठीक है। ध्यान रखें, दो वेक्टर आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। These two are called parallel vectors। तो इस केस को एडिशन करना होगा बच्चे, तो cos 0 अगर पुट करोगे यहाँ तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab which is equal to r equal to a plus b। तो ध्यान रखेंगे बच्चे, r max जो होंगी, r max का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? सिंपल a प्लस b, जैसे कि आप मैथ्स में करते हो। अगर पैरेलल हुआ तो करेक्ट है। और एक बात ध्यान रखो बच्चे, वेक्टर्स को आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। मतलब देखो ये वेक्टर a है, b को अगर मैं यहाँ लिख दूं तो क्या ये दोनों पैरेलल नहीं है? यस दे आर पैरेलल। ध्यान रखेंगे दोनों पैरेलल है बच्चे। बस याद रखना है कि डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब बच्चे वेक्टर ए ऐसे है तो बी ऐसे मत कर देना, ऐसे किए मतलब चेंज हो जाएगा, वरना तुम वेक्टर को कहीं भी लिख दो, बिकॉज़ वेक्टर्स कैन शिफ्टेड पैरेलली, ठीक है। आप इसको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो पैरेलली। इज इट ओके बच्चे? हमारी बात समझ में? जरूरी नहीं कि दूसरे के नीचे रखना है इसको, बट हाँ जितना मैग्नीट्यूड है ना उतना ही रखना आगे चल के, और डायरेक्शन भी सेम रखना, थोड़ा सा भी वैरी मत करवाना वरना ही होगा। तो दो वेक्टर अगर पैरेलल होगा तो आपको क्या मिलेगा बच्चे? रिजल्टेंट मैक्सिमम मिलेगी। उसी तरह सिंपल बच्चे हम डिस्कस करने बैठे कि आर मिनिमम की बात करते हैं। रिजल्टेंट मिनिमम कब होगा? बताओ कब होगा? जब कॉस मिनिमम हो जाएगा बच्चे। कॉस मिनिमम कब होता है बच्चे? कॉस मिनिमम 0 पे हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिए बच्चे। तो व्हेन कॉस वुड बी मिनिमम, अंडरस्टूड ना? कॉस वुड बी मिनिमम। और हमें कॉस की मिनिमम वैल्यू निकालनी है बच्चे, तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे बच्चे? cos थीटा इज इक्वल टू -1। और थीटा कितने पे आता है बच्चे? -1 कितने पे आएंगे? थीटा की वैल्यू -1 कितने पे आती है? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ या ना बता? आती है ना बच्चे? cos 180 कितना होता है? -1 हो जाती है। मतलब कि दो वेक्टर को अगर आप एंटी पैरेलल रखेंगे तो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो मिनिमम आएगा बच्चे, ठीक है। ध्यान रखेंगे, मतलब वेक्टर ए इस तरफ है और एंटी पैरेलल है ना बच्चे, तो वेक्टर भी उल्टा हो जाएगा उस तरफ। ये वेक्टर भी हो गया। कितना आपस में एंगल हो गया बच्चे? इसकी आपस में एंगल हो गई है 180 डिग्री। ध्यान रखेंगे, जो यहाँ पे दिख रहा है ना बच्चे, ये 0 है तो ये 180। अगर 180 पुट करोगे तो आर मिनिमम कितना आ जाएगा बच्चे? देखो कितना आ गया आर मिनिमम? आर मिनिमम आ गई वेक्टर ए माइनस बी। सिंपल इसको आप ऐड कर दोगे, अंडरस्टूड बच्चे? सिंपली आप इसको ऐड कर दोगे। देखो एक क्वेश्चन उठाता हूँ बच्चे, देखो यहाँ पे जेईई मेंस और नीट इसको कितने बार भी पूछ रखा है, आपसे मैं पूछ रहा हूँ। सिंपल देखो, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा ना तो क्वेश्चंस के बाद
जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा बेटे तो क्वेश्चंस के बाद आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से अटेम्प्ट करना, जब बन जाएगा तब जाके आप सॉल्यूशन को देखोगे। अंडरस्टूड दैट ना? तो क्वेश्चन क्या है बच्चे, सुनो। यू हैव टू वेक्टर, लिसन केयरफुली। आपके पास दो वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड मैं दे रखा हूँ। वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है 4 यूनिट्स और दूसरी वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड है बच्चे 3 यूनिट्स। इज इट ओके? अंडरस्टूड बच्चे? दो वेक्टर है आपके पास, वेक्टर ए की यूनिट है 4 यूनिट्स और वेक्टर बी की है 3 यूनिट्स। आपको बताना है जो मैं ऑप्शन लिखूंगा उसमें से कौन से ऑप्शन नहीं होंगे बच्चे, कौन सा ऑप्शन इनका रिजल्टेंट नहीं होगा। अंडरस्टूड ना क्या बोल रहा हूँ? ये जो दो वेक्टर दिया हूं मैं आपको, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और अगर ट्रायंगल लॉ से देख रहे हो, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि जो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ इनमें से कौन सा ऑप्शन इन दोनों रिजल्टेंट कभी नहीं हो सकता है बच्चे। ठीक है, ध्यान रखेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। इज इट क्लियर? दैट्स 8 यूनिट। यू कैन से कि r इज इक्वल टू व्हाट। मैं पूछा हूं कि r क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इनमें से कौन सा नहीं होगा। ध्यान रखेंगे बच्चे मैं क्या बोल रहा हूं, या लिख नहीं रहा हूं बट अब स्टेटमेंट पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, b में है बच्चे हमारा 1 यूनिट और c में है हमारा 2 यूनिट। ठीक है बच्चे, राइट। और d में है हमारा 6 यूनिट। आप इसको देखो, ये क्वेश्चन है बच्चे, जेईई मेंस में बहुत बार रखा है, नीट में भी बहुत बार रखा है। कौन सा करेक्ट है बताओ? क्वेश्चन समझ रहे हो ना? दो वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड है 4 और 3, इनका रिजल्टेंट इनमें से कौन सा नहीं है, रिजल्टेंट इनमें से कौन सा नहीं है। फटाक से बताओ क्या होगा। आप इसको क्या करो ना, वीडियो को पॉज करके पहले अटेम्प्ट करो 5 मिनट, उसके बाद फिर वीडियो कंटिन्यू करके आप आंसर को चेक करो। डायरेक्ट आंसर मत देखने लगना बच्चे, मैं सॉल्व कर देता हूं बट तुम डायरेक्ट आंसर मत देखना। सी इसे नहीं है, दो वेक्टर है बच्चे आपके पास। आपको क्या सिखाया गया है? वेक्टर देखो, आपने देखा कि मैक्सिमम और मिनिमम, तो किसी भी वेक्टर का जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में होगा बच्चे। तो मैक्सिमम के लिए क्या कहा, देखो यहाँ पे मैक्सिमम के लिए कहा है a प्लस बी, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम। यहाँ क्या कह रहा हूँ, देखो यहाँ पे बच्चे a माइनस बी, दैट इज कॉल्ड मिनिमम। तो सबसे पहले तुम्हारा काम है कि मैक्सिमम और मिनिमम, मतलब इससे ज्यादा नहीं आ सकता है, इससे कम नहीं आ सकता है बच्चे। दो वेक्टर है तुम्हारे पास, मैक्सिमम निकाल लो। कितना आएगा मैक्सिमम? 4 प्लस 3 कितने हो गए बच्चे? 7 इसकी मैक्सिमम हो गई है। तो क्या 8 कभी आ सकता है क्या? कभी नहीं आएगा बच्चे, ध्यान रखेंगे 8 कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 7 ही मैक्सिमम है, मैक्सिमम से ऊपर तो आना नहीं है। मिनिमम कितना है बच्चे इसकी? a माइनस बी, मतलब 4 माइनस 1 कितना हो गया? 1। उससे मिनिमम तो आ ही नहीं सकता है बच्चे, तो 1 तो ठीक है। तो ये सारे इसके आंसर है, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। नहीं कौन हो सकता है? तो 8 नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि 8 जो है बच्चे वो इनका मैक्सिमम से ज्यादा है। उसी तरह क्वेश्चंस आपको ये पूछते हैं कि ट्रायंगल लागू पर बच्चे कि ये वेक्टर नहीं है तो ये वेक्टर क्या है। इज इट ओके? करेक्ट। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चे, ट्रायंगल लॉ के ऊपर में एक और क्वेश्चन लेते हैं और आपसे हम डिस्कस करते हैं। देखिए ट्रायंगल लॉ मैंने क्या बोला बच्चे आपको, मैंने यहाँ ध्यान से देखो बच्चे, यहाँ पे ये होता है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल वेक्टर ए, वेक्टर बी और दिस इज वेक्टर आर। ये तो ट्रायंगल लॉ है बच्चे, दिस इज द ट्रायंगल लॉ। हम इसको तो मॉडिफाई नहीं कर सकते क्या? कर सकते नहीं कर सकते? बहुत फटाक से देख कैसे मॉडिफाई करना है, चुपचाप देखिए। वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है बच्चा, इसको क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देते हैं, सेम सेंस में ले लेंगे। जब सेम सेंस में लेगा इसको हम वेक्टर आर कह देते हैं बच्चे। सुनिए ध्यान से जो मैं कह रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनिए। वेक्टर आर को मैंने उल्टा ले लिया, तो इन दिस केस ध्यान रख, दोनों में क्या डिफरेंस है? बोथ आर द एग्जांपल ऑफ ट्रायंगल लॉ, बट दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चे कि तुम इस केस में लिखेगा, इस वाली केस को देख, ऊपर वाली केस में लिखेगा वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी, तो ऐसे लिखेगा। ठीक है, ध्यान रखना, इसको ऐसे लिख सकता है तो राइट है। इस केस में क्या लिखना होगा आपको, जहां से चले पहुंचे, इस केस में लिखना होगा वेक्टर ए, राइट है बच्चे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर आर इज इक्वल टू, समझ रहे हो ना बच्चे क्या कह रहे हो? दोनों का बस एक ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। यही है आपका ट्रायंगल लॉ, यही है आपका ट्रायंगल लॉ, दोनों ट्रायंगल लॉ ही है बच्चे। आप इस तरह भी लिख सकते हो, रिजल्टेंट इक्वल टू सम ऑफ दैट, या तीनों का सम इक्वल टू 0 भी कर सकते हो। सो ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट मॉडिफाई भी कर दो यहाँ पे बच्चे। आप लिख सकते हो व्हेन द two vectors are taken in the same direction and resultants are also in the same direction, then the resultant of all the forces is equal to 0। करेक्ट, उसका थोड़ा सा 0 आनी चाहिए। तो दोनों स्टेटमेंट आप याद रखेंगे, दोनों ट्रायंगल लॉ का ही स्टेटमेंट है बच्चे। इज इट क्लियर? राइट है। चलो इस पे क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे, जो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको बतानी है। देखेंगे, देखिए क्वेश्चन ये है बच्चे, हाउ मेनी नंबर ऑफ कोप्लेनर, प्लेन क्या है, देखो ये प्लेन है बच्चे, ये क्या है
ये ब्लैक बोर्ड जो दिख रहा है आपको, वट एवर इट इज, ब्लैक व्हाइट ग्रीन दैट बोर्ड, जो भी बोर्ड है बच्चे, ये इस बोर्ड पे जितनी भी चीजें है ना ये सब एक प्लेन है। क्यों? क्योंकि इसका लेंथ है और इसकी ब्रेथ है, इट इज कॉल्ड प्लेन, ये प्लेन है। तो अब इस प्लेन पे मान लो वेक्टर यहाँ ड्रॉ कर देंगे, एक वेक्टर यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, एक वेक्टर नीचे ड्रॉ कर देते हैं, कहीं भी ड्रॉ करेंगे वो सब वेक्टर क्या कहलाएगा? कोप्लेनर। क्यों? क्योंकि सारे के सारे सेम प्लेन में। बट अगर एक वेक्टर में ऊपर ड्रॉ कर दिया, देखो इस ब्लैक बोर्ड से ऊपर ड्रॉ कर दिया, ये हो गया नॉन कोप्लेनर। क्यों? क्योंकि ये तो दोनों एक प्लेन है ना, और ये डिफरेंट प्लेन आ गए, दोनों आपस में नॉन कोप्लेनर हो गए। इज इट राइट? मान लो ये रूम है बच्चे, जिस रूम में हम ये वीडियो ले रहे हैं, ठीक है, इस लेक्चर को ले रहे हैं, तो इस रूम में कितने प्लेन है? इसमें 6 प्लेन है बच्चे। तो इस प्लेन अलग है, वो प्लेन अलग है, तो अगर वेक्टर दोनों पे होगा तो कहलाएगा नॉन कोप्लेनर, मतलब वो सेम प्लेन पे नहीं है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बच्चे देखो ध्यान से सुनना, हाउ मेनी नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर, लिसन केयरफुली, हाउ मेनी नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स whose sum can be 0. लिसन बच्चे, हाउ मेनी नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर whose sum is equal to 0, whose sum is equals to 0, if the without any, कुछ सोचे समझे बिना क्या बोलेगा रे, क्या बोलेगा? दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है? तो यही मैं कह रहा हूँ कि तुमसे जेईई मेंस और नीट क्या करेगा, ऐसे पूछ देगा। जब ऐसे पूछ देगा तुमको लगेगा ये तो पढ़ा ही नहीं क्या मैंने, अरे वही तो ट्रायंगल लॉ है ना। क्या देखा? कितने वेक्टर चाहिए जीरो करने के लिए? कितना वेक्टर लगा जीरो करने के लिए? 1, 2 और 3। तो क्या कहेगा आंसर में? 3। करेक्ट है बच्चे, 3 वेक्टर चाहिए अगर कोप्लेनर है तो, अगर सेम प्लेन में है और हमें जीरो रिलेटेड चाहिए तो कितने वेक्टर चाहिए बच्चे? हमें 3 वेक्टर चाहिए। वो ट्रायंगल लॉ का एग्जांपल है, एकदम याद रखना इसको। जैसे हनुमान चालीसा याद रखता है बच्चे, वैसे याद रखना। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 100 से 200 बार पूछा गया है, ध्यान रखें। उठाएगा और पूछेगा आपसे। एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चे इसके ऊपर में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं मैं क्वेश्चन पे, करेक्ट है बच्चे, थोड़ा सा मॉडिफाई कर। दिस ऑल क्वेश्चन आर ऑन द बेस्ड ऑफ ट्रायंगल लॉ ओनली। इस पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चे, हाउ मेनी नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर, मतलब जो प्लेन में नहीं है बच्चे। ये देखो, ये कोप्लेनर लिखा था मैंने, तो इसका आंसर कितना देगा बच्चे? इसका आंसर लिखना था 3, सिंपल 3। ये ट्रायंगल लॉ, ये वाला ट्रायंगल ऊपर वाला। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हाउ मेनी वेक्टर, राइट है बच्चे, हाउ मेनी वेक्टर, करेक्ट, हाउ मेनी नॉन कोप्लेनर वेक्टर, नॉन कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है बच्चे, ध्यान से समझो। हाउ मेनी नॉन कोप्लेनर वेक्टर कैन बी एडेड टू 0, एडेड टू 0। कितने वेक्टर चाहिए नॉन कोप्लेनर जिसको ऐड करके हम 0 निकाल सकते हैं? तो इन दैट केस बच्चे यहाँ पे मैं आंसर लिख रहा हूँ, आपको भी आंसर याद रखनी है। कितना हो जाएगा? 4। लिसन केयरफुली, 4। क्यों ऐसा होगा बच्चा? देखो 3 वेक्टर तो इस पे है, 3 वेक्टर हम 0 कर सकते हैं, बट चौथा वेक्टर को अगर मान लो ऊपर लिखते हैं, चौथे वेक्टर ऊपर लेते हैं, इसका 2 कंपोनेंट आएगा, तो उसकी एक कंपोनेंट 0 में आ सकता है ना बच्चे, एक कंपोनेंट 0 में आ सकती है। ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग 4 कहेंगे। बाकी डिटेल में इसको हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। ये हमारा जो है वो जेईई मेंस और नीट की हम लोग रिविजन्स कर रहे हैं, क्वेश्चंस कैसे कैसे आती हैं क्या है, तो इसका डिटेल भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। बट आपको याद रखनी है, अगर आपको डिटेल चीज चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको इसमें डिटेल चाहिए, वॉट एवर इट इज, अंडरस्टूड। बट ध्यान रखेंगे, अगर नॉन कोप्लेनर होगा, कितने वेक्टर मारनी है? 4 वेक्टर टिक लगा के आनी है। अब देखो इसमें क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे बच्चे। अब देखो तुमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये इसको देखो क्या दिख रहा है, r इक्वल टू a प्लस b दिख रहा है। अब मान लो कि कोई क्वेश्चन पूछा है तुमसे कि जो रिजल्टेंट होगा क्या ये दोनों इंडिविजुअल से बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो ये तुम्हारी खुद की कंसर्निंग है। सुनो बच्चे, एक बार बता रहा हूं, हर क्वेश्चन को एक क्लास में रिवाइज नहीं कर सकते, ना डिस्कस कर सकते, ये तुम्हारी खुद की कंसर्निंग होनी चाहिए। बट मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ बच्चे कि इसके ऊपर में भी जेईई मेंस और नीट में क्वेश्चन आती है। r इज इक्वल टू a प्लस b है, ठीक है, 3 वेक्टर है, 2 वेक्टर था बच्चे। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि क्या कभी रिजल्टेंट ये दोनों का इंडिविजुअल से छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, तो ये आपको खुद से बतानी है कि क्या होगा। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन एससी वर्मा मिल जाएंगे बच्चे। एससी वर्मा में ये क्वेश्चन है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, बस आप इस क्वेश्चन को खुद से कवर कर लेना, करेक्ट है। आगे बात समझ में, क्या पूछा मैंने? मैं ये पूछा कि क्या रिजल्टेंट कभी भी इंडिविजुअल से छोटा हो सकता है कि बड़ा हो सकता है, राइट है बच्चे। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपको इसके ऊपर ट्रायंगल लॉ के ऊपर में याद रखनी है, और ये सीधे उठा के आपसे पूछा है।
चलिए 2 क्वेश्चन और करेंगे बच्चे ट्रायंगल लॉ के ऊपर, ठीक है, ताकि इसके बाद फिर जेईई मेंस और नीट की ना लेवल है ना पूछेगा आपसे बच्चे। चलिए 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए बच्चे 2 और क्वेश्चन ले लेते हैं ट्रायंगल लॉ के ऊपर में, ठीक है। इसके बाद हम लोग जेईई मेंस और नीट के लिए फुल्ली प्रिपेयर हो जाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन देता हूँ बच्चे, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, बहुत फेमस। देखो जब मैं कहता हूँ ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, मतलब हमेशा ही क्वेश्चन आ रखी है जेईई मेंस नीट में। और जेईई मेंस और नीट की क्या लेवल है ना बच्चे, ये क्वेश्चंस बनाते नहीं है। ये 10 साल तुम जेईई मेंस के कोई क्वेश्चन को पढ़ लो, वही क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, नीट वही रिपीट कर देता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि ये सब क्वेश्चन जो है वही सब आती है, ये एडवांस नहीं है जो क्वेश्चन नया बनाते हैं बच्चे, राइट है ना, इस बात का ध्यान रखें। तो अब देखो बच्चे, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ वेक्टर के ऊपर में, राइट है। ठीक है बच्चे, ये हमारा पॉलीगन, सॉरी रेगुलर हेक्सागन दिख रहा है बच्चा, रेगुलर हेक्सागन है, जिसकी जब मैं रेगुलर हेक्सागन कह दिया बच्चा, इसका मतलब सारा साइड सेम हो गया है, करेक्ट है ना। अब देखना, इसको हम जोड़ भी देते हैं, सारे डायगोनल्स को हम बच्चे जोड़ देते हैं, ठीक है। ये ओ ले लेना, इसको ओ, ये वाली होगी ये ए बी सी डी ई एफ एफ, ओके बच्चे। ये हमारे एक रेगुलर हेक्सागन है बच्चे। ये सब वेक्टर्स हैं, हम वेक्टर्स के डायरेक्शन बता देते हैं बच्चे आपको। ए बी इस तरफ है, बी सी इस तरफ है, सी डी इस तरफ है, सबका डायरेक्शन भी बता दिया बच्चे मैंने आपको, करेक्ट है। और ए एफ को भी आप इस तरफ ले सकते हो, करेक्ट। आपको बतानी है बच्चे कि the sum of all the vectors is equal to how much, that means what बच्चे, सी that AB plus BC plus CD plus DE and plus EF। एक देखो 2 क्वेश्चन बनेगा बच्चे, एक यहाँ से बना देंगे हम, यही तक छोड़ दिया, पूछा कि हाउ मच कितना है, अब बताना है इन टर्म ऑफ ओए वेक्टर। सुनो ध्यान से बच्चे, कितना मतलब कुछ भी नहीं, ओए के टर्म में कितना ओए आएगा। एक क्वेश्चन और बना लेता हूँ सिंपल, इसी पे बच्चे AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर, सारा सेंस में AB BC CD DE वेक्टर, इसे लोग बच्चे DE वेक्टर, और फिर से देखो अब DEF आ गया, यहाँ पे AF भी कर देंगे बच्चे, सुनना ध्यान से, EF वेक्टर प्लस एक ले लेंगे, यहाँ पे पूरा काउंट कर लिया है, देखना दोनों में ध्यान रखेंगे, करेक्ट। अब इस पे देखते हैं कितना ओए वेक्टर आता है, लेट सॉल्व, अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो ये ट्रायंगल लॉ का ही एप्लीकेशन है बच्चे, क्या करनी है आपको, सुनना ध्यान से, बहुत ही प्यारा चीज है बच्चे, ठीक है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आप इस सॉल्यूशन को नहीं देखेंगे, पहले आप इसको सॉल्व कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करना, ट्राई करना, जब बन गया तो ठीक है, नहीं बन गया तब मेरे सॉल्यूशन को देखना, ऐसा नहीं कंटिन्यू वीडियो में तुम सॉल्यूशन भी देखते चलना, फिर तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा बच्चे, ठीक है। देखो अब हम देखते हैं बच्चे ए बी एंड सी, हम बनाएंगे यहाँ पे ट्रायंगल, सुनिए ध्यान से बच्चे, बनाते हैं ट्रायंगल। देखो इसको बना दिया ABC को ट्रायंगल, तो देखियो अब तुम यहाँ देखो बच्चे, यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC, व्हाट यू विल राइट, डायरेक्ट ट्रायंगल लगाओगे ना बच्चे, क्या दिख रहा है आपको, देखिएगा कि AC वेक्टर जो कि आपका रिजल्टेंट दिख रहा है बच्चे, AC सम ऑफ द AB प्लस BC, है ना, ठीक है बच्चे, AB प्लस BC, पहले तो तुम AC निकाल दिए। अब ध्यान से देखो बच्चे, ACD में आ जाओ, अब देखना इन ट्रायंगल ACD में देखो, AC and D, तो ACD में अब क्या दिख रहा है आपको दिखेगा दैट्स AD is equal to how much, AC plus CD, राइट है बच्चे। इसकी इक्वेशन 1 लेके चलो थोड़ा देख लीजिए, सो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। अब D तक आ गया, अब फिर E तक चलो, देखो D तक आ गया, हमने D को ले लिया इस तरफ, अब हम आते E की तरफ, तो अब देखो ये ट्रायंगल है बच्चे, A D और E में देखना, इन ट्रायंगल A D एंड E, तो A D E में देखोगे रिजल्टेंट क्या कहलाएगा बच्चे, रिजल्टेंट क्या, A रिजल्टेंट हो जाएगा, पता है ना आपको, ये तो यूज्ड टू हो गए होगा, तो A ही आपका रिजल्टेंट हो गया, तो क्या बचा AD प्लस DE, हाँ या ना बोल, तो AD प्लस DE, ठीक है ना बच्चा, तो AD और प्लस D को आपने ऐड कर रखा है, इसको इक्वेशन 3 ले लेना बच्चा। अब कहां पे आओगे, देखो A तो ले चुके बच्चे, अब सिंपल AF तक आ सकते हैं, सिंपल AF तक भी लिख सकते हैं। अब देखें हमें क्या क्या चाहिए बच्चे, इन ट्रायंगल AEF, अब ध्यान से देखना बच्चे, AEF में देखो AE ये वाला है, EF ये वाला है, और FE भी उसी साइड में आ गया है, साइड डिफरेंट नहीं है बच्चे, ध्यान रखिएगा, राइट है। तो आप क्या लिखेंगे, AE वेक्टर प्लस EF वेक्टर,
और यहाँ पे डायरेक्ट रनिंग में लिखेंगे प्लस एफ ए वेक्टर इक्वल टू 0, क्योंकि ये ऑपोजिट नहीं था बच्चे, हर जगह सब ऑपोजिट था, ये ऑपोजिट नहीं है, इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन 4 आ गई है, बट आपको चाहिए इसके टर्म में, ए बी बी सी सी डी के टर्म में। अब ध्यान से देखते जाओ, ये है ओ ए, तो जो ओ ए होगा वही ओ डी होगा बच्चे। देखो ध्यान से, लेंथ इज सेम, लेंथ दिख रहा है, जितना ओ ए होगा बच्चे वही ओ डी भी होगा। ओ ए किसके बराबर है, ओ ए इज इक्वल टू बी सी के बराबर है। अब देखते हो फटाफट, यहाँ से खुद से करो बच्चे, वेक्टर्स आर पैरेलल, पैरेललोग्राम है, देखो ये पैरेललोग्राम है बच्चे, ओ ए बी सी एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का साइड्स हमेशा इक्वल होते हैं बच्चे। तुम लिख सकते हो कि जो ओ ए का मॉड है ना वो इक्वल टू हो जाएगा बीसी का मॉड। अंडरस्टूड और नॉट, टेल मी, यस इट इज, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे बच्चे आपस में। तो बीसी वाला काम तो हो गया, बीसी में डायरेक्ट वही पुट कर देना है आपको। चलो सीडी का बच्चे, अब देखो सीडी जो है, अब ये जो ओए है और ये जो ओबी है, ये जो ओसी, सब तो सेम ही है बच्चे। देखो बट हाँ एक चीज ध्यान रखना होगा कि हम वेक्टर में जब बात करते हैं तो वेक्टर का सिंबल भी सेम होनी चाहिए। इज इट और नॉट, कैन टेल मी। तो अब सीडी निकालना है बच्चे आपको। सीडी कहाँ है, सीडी कहाँ लिखा था हम लोगों ने बच्चे, इसमें देखो, ये देखो सीडी यहाँ पे, तो ए सीडी है नहीं, ये नहीं बच्चे, सीडी है हमारा यहाँ पे AC प्लस CD, ठीक है। तो अब CD को, हाँ एक काम करो चुपचाप, पहले AD कहाँ लिखा है इसमें हम लोगों ने, इसमें AD हमारा नहीं है, ठीक है। अब देखो बच्चे, इस AD को क्या लिख सकते हैं, इस AD को क्या लिख सकते हो, 2OA, क्योंकि ये OA है बच्चे, देखो ये वाला है ना, हमने पूछा है आपसे बच्चे, ये वेक्टर में क्या आएगा, तो ये वेक्टर हो गया ना इस तरफ, देखिए इस तरफ हुआ वेक्टर बच्चे। तो AD इक्वल टू कितना लिख सकता है, ध्यान से देखो बच्चे, AD का अगर मॉड लेगा तो क्या 2A नहीं लिख सकते क्या, देखो ध्यान से बच्चे, जो सेंटर से एक है तो डिस्टेंस 2D हो गया बच्चे। AD आपको पता चल चुका है, यहाँ AD नहीं, ठीक AD हमें पता चल गया बच्चे। उसी तरह ध्यान से देखो, ये वाले जो है बच्चे, ये दो ट्रायंगल हो गया। अब कुछ मत करो, इसमें सारे के सारे वैल्यू को पुट कर दो। पहले AB की जगह में क्या पुट करना है, AB तो AB छोड़ दो, AB को कुछ चेंज नहीं करना बच्चे। BC के जगह में क्या लिख रहे हैं हम लोग, BC इक्वल टू OA आ गया, BC को ले लो। CD, अब देखो CD ये वाला पार्ट है बच्चे, ये आपकी CD है, करेक्ट है ना, ये वाला, तो ये किसी इक्वल हो जाएगा, ये इसी इक्वल हो जाएगा बच्चे, हाँ या ना बोल, इसी इक्वल हो रहा है बच्चे, ये वाली, इज इट। और ये किसी इक्वल हो जाएगा बच्चे, ध्यान रखो, ये जो है पार्ट है, ये सारा आपस में पैरेललोग्राम है बच्चे, सारे के सारे पैरेलल। अब देखो EF को हटानी है, तो इस चीज को हटा देते हैं, पूरे को हटा के देखते हैं क्या है। अच्छा EF कहाँ दिख रहा है बच्चे हमें, ये हमारा EF दिख रहा है, EF और OA आपस में क्या दिख रहा है बच्चे, देखो EF एंड OA, ये इस तरफ वेक्टर है, ये उल्टा वेक्टर है बच्चे। वेक्टर की टर्म की बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड तो सेम हो जाएगा बच्चे, सिंपल सी बात है। तो EF का जो मॉड होगा ये और ये आपस में देखो, OA का मॉड सेम हो गया, वेक्टर तो उल्टा होगा, ध्यान रखना, क्योंकि OA वेक्टर, OA का मतलब ये वेक्टर होना चाहिए, ये OA का वेक्टर हो गया बच्चे, ठीक है। तो EF का भी काम खत्म हो गया, और बच्चा आपके पास अब सबको पुट कर दो, पुट करके देखो कि OA की कितनी वैल्यू आ रही है, ठीक है। चुपचाप लाओ, AB को लिखो यहाँ पे चुपचाप, AB ऐसे लिखो, AB वेक्टर, ठीक है बच्चे। BC कहाँ है, ये है BC, तो BC इधर से है, सुन लो ध्यान से, BC इधर से है बट OA नीचे से है बच्चे। तो क्या लिखेगा यहाँ पे, तू माइनस OA वेक्टर, राइट है ना, क्योंकि डायरेक्शन चेंज है बच्चे, देखना ये BC जगह पे लिख रहा हूँ, BC के जगह पे BC इधर है बच्चे, OA तो नीचे है ना। CD की बात कर ले, CD इधर है बच्चे, CD की बात करेंगे तो CD को यहाँ से उठा के पुट करेंगे, सुनो ध्यान से बच्चे, क्या CD को यहाँ से इक्वेशन 2 से लिखो, CD इज इक्वल टू क्या लिखेगा, CD इक्वल टू AD माइनस AC, हाँ या ना बोल, लिखेगा ना AD माइनस AC, करेक्ट है बच्चे, लिख सकते हैं AD माइनस AC CD को। और AD कितना निकला है, देख 2A निकल गया, AD किधर है, देख ये AD हो गया बच्चे, तो AD इक्वल टू क्या हो गया, 2A हो गया, यहाँ पे पुट कर दे बच्चे। और AC कितना है बच्चे, AC हमें नहीं पता, AC आप पुट करना, उससे कट जाएगा। तो सारे चीज यहाँ पे तुम पुट करोगे तो यू विल गेट योर व्हाटएवर द इनकम ऑफ OA। अंडरस्टूड बच्चे क्या कह रहा हूँ। सिमिलरली आप यहाँ पे भी पुट करेंगे, वही निकल के आएगा। यहाँ पे ध्यान से रखना बच्चा, 6OA आंसर आनी चाहिए आपकी, ये बात को ध्यान रखेंगे। कहाँ पे, इस कंडीशन में आपको करना क्या है बच्चे, हर फिर देखो इसमें से आ जाओ, यहाँ से D निकाल लेना, D कितना निकलेगा बच्चे, सुनो D जब निकालोगे बच्चे तो D कितना निकलेगा, D इज इक्वल टू कितना देगा रे, AE माइनस ED, अंडरस्टूड, AE माइनस AD कहाँ पुट करेगा, D के जगह में पुट कर देगा। अब AE कहाँ है बच्चे, देखो तो ये हो गया आपका AE हो गया है, और AD, ये AD तो ऑलरेडी पता है बच्चे, AD इक्वल टू 2A हो, तो वहां से आप इसको फॉर्म में लिखेंगे। उसी तरह फिर बच्चे EF वाली कंडीशन देखो, कहाँ है EF दिख रहा है बच्चे हम लोग इक्वेशन में, इसी इक्वेशन देखो EF दिख रहा है, EF को निकाल देना, क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस FA माइनस AE, वहां से AE को काट देना है, यहाँ से AF को तो पता है बच्चे निकल गएगी, तो सारे को पुट करके यहाँ से 6 आप पुट कर देना है। अंडरस्टूड दैट, कैसे सॉल्व करनी है बच्चे, सेम क्वेश्चन को भी आप उसी तरह कर लेंगे। इज इट क्लियर, सबको मिला के चलनी है। आप कहाँ पे क्या दिया हुआ है,
ये पता करता है, वैल्यूज को वहां पता कर देनी है, पुट कर देनी है, गेट हो जाएगा इसको। इज इट क्लियर? ओके, ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चंस भी इसके ऊपर आती है बच्चे। अंडरस्टूड? ठीक है।